7 साल हो चुके हैं। अगर किसी को अब भी अच्छे दिन आने की उम्मीद है तो वो आज मोदी जी की अब तक की उपलब्धियों पर हमारा ये वीडियो ब्लॉग ज़रूर देखे। मेरी तो अपील है कि आज तो आप लोग कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए कि मोदी जी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है, सॉरी उल्टा, देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। और हाँ, आज हम सिर्फ उन्हीं उपलब्धियों की बात करेंगे जिनको हिंदू मुसलमान दोनों ने बराबर झेला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि इन उपलब्धियों को सिर्फ मुल्ले झेल रहे हैं। नहीं। सबसे पहले बात अर्थव्यवस्था की। साल 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो उसे विरासत में औसतन 8.1% की जीडीपी विकास दर मिली थी। वो भी उस सरकार से जिसके बारे में कहा जाता था कि ये तो भ्रष्टाचारी है, ये कोई फैसला नहीं ले सकती, कोई बड़ा आर्थिक बदलाव नहीं कर सकती। इसलिए उम्मीद थी कि मोदी जी सत्ता में आएंगे तो इस रफ्तार को 8 से बढ़ाकर 16 नहीं करेंगे तो कम से कम 8 से बढ़ाकर 10 तो करेंगे, डबल डिजिट तक तो लेकर जाएंगे। लेकिन मोदी जी के नोटबंदी और जीएसटी जैसे मास्टर स्ट्रोक्स के चलते ग्रोथ रेट ने वो रफ्तार पकड़ी कि वो सीधे 8.1% से 4.2% पर पहुंच गई। और हाँ, ये आंकड़े कोरोना काल से पहले के हैं, इसलिए इस रफ्तार का क्रेडिट कोरोना को देने की जरूरत नहीं है। कोरोना की बात तो शुरू होती है अब। कोरोना आया तो साल 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट गिरकर -% पहुंच गई। हाल ही में 2020-21 की दूसरी तिमाही के आंकड़े आए तो पता चला कि ये ग्रोथ रेट -7.5% थी। अनुमान ये भी है कि 2020-21 में जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 8% माइनस में रह सकती है। साल 2015-16 में देश की जो प्रति व्यक्ति आय की विकास दर थी वो 10.6% थी, लेकिन महामारी से पहले ही, कोरोना से पहले ही साल 2019-20 में ये गिरकर 6.1% रह गई थी। मोदी जी के 18 घंटे काम करने का नतीजा ये है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश भारत से आगे निकल चुका है। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय आज भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है $1947, उससे $280 ज्यादा हो गई है। इस आंकड़े पर तो मोदी जी के समर्थक पक्का यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है और आज हम सबको पता है कि पूरा वर्ल्ड इन दिनों मोदी जी के खिलाफ साजिश रच रहा है। लेकिन फिर भी आप जरूर सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मनमोहन सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ पाए थे, यानी उनके अच्छे दिन आ गए थे। लेकिन मोदी जी के राज में 23 करोड़ भारतीय एक बार फिर गरीबी रेखा के नीचे चले गए। ऐसा नहीं है कि मोदी राज में सारे ही गरीब हुए हैं, सबकी इनकम कम हुई है। 2 लोग हैं जिनकी आय मोदी राज में कई गुना बढ़ी है, और ये 2 लोग कौन हैं ये तो कोई भी बता सकता है, अडानी और अंबानी। मोदी राज में सिर्फ अडानी अंबानी की इनकम तेजी से नहीं बढ़ी, बल्कि देश पर कर्ज भी उतनी ही तेजी से बढ़ा है। IMF के मुताबिक भारत का जीडीपी कर्ज अनुपात साल 2019 में जो 34% था वो अब बढ़कर 2020 के अंत में 90% हो गया है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके मोदी जी सत्ता में आए थे। कायदे से अब तक उन्हें 14 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे, लेकिन हुआ इसके उलट। उनके राज में देश 45 साल पीछे जाकर खड़ा हो गया। जी हां, 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ही एक आंकड़ा लीक हो गया था, बाहर आ गया था, जो बाद में पुख्ता तौर पर भी बाहर आया कि बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ज्यादा है मोदी सरकार के दौरान। ताज़ा आंकड़ों की बात की जाए तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि बेरोजगारी की दर डबल डिजिट में पहुंच चुकी है। ये 11.3% पर पहुंच चुकी है। CMIE के ताज़ा आंकड़े ये भी बताते हैं कि कोरोना काल में ही 12.20 करोड़ लोगों ने अपनी रोजी रोटी खो दी है, अपना रोजगार खो दिया है। यानी 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना तो दूर, 12 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। इनमें से 75% से ज्यादा दिहाड़ीदार मजदूर, छोटे कर्मचारी और छोटे दुकानदार हैं। ये वही मजदूर हैं जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल सफर करते हुए पिछले लॉकडाउन के दौरान बिहार में मोदी जी को वोट देने गए थे। और ये वही दुकानदार हैं जो धंधा चौपट होने के बाद पूरा दिन गल्ले पर बैठकर टीवी में मोदी मोदी सुनते रहते हैं।
आज देश को सिर्फ महामारी की मार नहीं पड़ रही है, बल्कि मंदी और महंगाई की मार भी बराबर पड़ रही है। कई राज्यों में पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है और सरसों का तेल 200 का आंकड़ा पार कर चुका है। अब बात करते हैं हिंदू मुसलमान की रसोई की। जी हाँ, यहाँ भी विकास ने कोई भेदभाव नहीं किया है। रसोई गैस के सिलेंडर का दाम 800 पार कर चुका है। गैस से ज्यादा खाना पकाने वाले तेलों में आग लगी हुई है। मई 2020 से मई 2021 के बीच एक साल में ही खाना पकाने के तेल में 60 से 70% की बढ़ोतरी हुई है। सरसों का जो तेल है वो 115 रुपए से बढ़कर 200 पार कर चुका है। पाम ऑयल 85 रुपए से बढ़कर 138 रुपए पर पहुंच चुका है। सूरजमुखी के तेल की कीमत 110 रुपए से बढ़कर 175 रुपए हो चुकी है। वनस्पति डालडा घी की कीमत 90 रुपए से बढ़कर 140 रुपए किलो के हिसाब से हो चुकी है। सोयाबीन तेल की कीमत 100 रुपए से बढ़कर 150 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। अब दालों की बात करते हैं, दलालों की नहीं, दालों की बात करते हैं। मई 2020 से 2021 तक सिर्फ एक साल में चना की दाल उसकी कीमत 70 रुपए से बढ़कर 85 से 90 रुपए हो गई। अरहर की दाल 90 रुपए से बढ़कर 120 रुपए प्रति किलो हो गई। मसूर की दाल 65 से बढ़कर 90 रुपए प्रति किलो हो गई। यही हाल फल सब्जियों का है। फलों का तो आप पूछिए ही मत। सब्जियों की अगर बात की जाए, जिस टमाटर और तरकारी के दाम किसान को 2 रुपए से लेकर 5 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं, वहीं सब्जियां आप लोगों को 20 रुपए से 50 रुपए किलो के रेट पर मिल रही हैं। बहरहाल मोदी जी की उपलब्धियां तो बहुत हैं, जिसके बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे। लेकिन आज के वीडियो ब्लॉग में इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकॉन बना हुआ है उसको भी क्लिक कर दीजिए।